जब आप सही से पढ़ते हो तो रिजल्ट होना ही होना है। और किस्मत के भरोसे आप नहीं बैठ सकते हो मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि किस्मत जो है ना इंसान को कभी जीने नहीं देता है। आप खुद को तो खुश कर सकते हो कि हमारे किस्मत में इससे बढ़िया जॉब है, लेकिन कहीं ना कहीं आप तो गलती करते हो, इसकी वजह से आप छोटे मोटे जॉब को भी नहीं कर पाते हो। वेलकम बैक। जैसा कि आप लोग के प्रीवियस क्लासेज में मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव स्ट्रक्चर्स को पढ़ाया था, और इस क्लास में मैं आपके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव स्ट्रक्चर लेकर आया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एक्टिव पैसिव में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है ना। और यह तो केवल बेसिक ही नहीं है, अपितु मैंने कहा है कि जो लोग एसएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए ये वरदान है चैप्टर। क्यों वरदान है? क्योंकि ये पीटी से लेकर मेंस तक के इसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चंस इजी से टफ क्वेश्चंस दिए जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर तो एग्जामिनेशंस में इजी क्वेश्चंस ही होते हैं, लेकिन होता क्या है, स्टूडेंट्स को टफ क्यों लगता है? स्टूडेंट को टफ इसलिए लगता है क्योंकि उनको एक्टिव से पैसिव बनाने का नॉलेज नहीं होता है। यदि पीटी में 2 नंबर का यदि क्वेश्चंस पूछा जाता है, मतलब 2 क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो वो भी उनके लिए टफ होता है। और बात रही मेंस की, तो मेंस में इससे तो 20 से 22 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सोचिए कि इस चैप्टर का वेटेज कितना है। हम लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते के समय फंस जाते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे, और मैं फिर से कह दूं, इस चैप्टर में केवल आप एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल को ही नहीं जानेंगे, बल्कि कॉमन एरर, सेंटेंस रिप्लेसमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, एक्टिव से पैसिव के ऑप्शंस के छांटने को भी यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स भी दिए जाते हैं। उन ट्रिक्स को आप लोग यदि फॉलो करते रह जाएंगे तो आपको किसी और बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या और किसी के वीडियो को देखने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं नेम फेम क्लासेस से अनूप सर, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपसे वॉइस का छूटेगा नहीं। और साथ ही साथ यदि आप कॉमन एरर, सेंटेंस रिप्लेसमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट जैसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आइए समय को ना वेस्ट करते हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर देखिए कि स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट इज एम आर बिंग V3 बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस स्ट्रक्चर्स में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो आपको सही सब्जेक्ट के साथ सही वर्ब को ध्यान रखना है। सही सब्जेक्ट के साथ सही वर्ब को ध्यान रखने से हमारा क्या मतलब होता है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जैसे ही आप सेंटेंस को ही से स्टार्ट करते हैं, सी से स्टार्ट करते हैं, इट से स्टार्ट करते हैं, या किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, तो उसके साथ इज का यूज किया जाता है। यदि आप इज की जगह आर लगाते हैं तो वो 100% इनकरेक्ट हो जाता है। और मैं हर बार इसको बतलाता हूँ कि जिन लोगों का बेसिक है वो स्ट्रांग होते चला जाए। जब आप सेंटेंस को आई से स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ हम लोग एम का यूज करते हैं। जब आप लोग सेंटेंस को यू, बी, दे या किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ हम लोग आर का यूज करते हैं। यदि आप आर की जगह इज लगाते हैं तो गलत हो जाता है। और यदि आप 2 नॉन या प्रोनाउन को एंड से भी जोड़ते हैं तो हम लोग क्या लगाएंगे? आर का यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जब 2 नॉन या प्रोनाउन को एंड से जोड़ा जाता है तो वो एक प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है, और किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग आर का ही यूज करते हैं। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल में दे दिया जाए यू एंड आई, और आपके बाद ये एम लगा दिया जाए, तो आप इस सेंटेंस को क्या समझेंगे? जो लोग नहीं जानते हैं वो तो कहेंगे सर दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट इट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि यू एंड आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग आर का यूज करेंगे। इसी प्रकार से जब 2 नॉन को आप लोग एंड से जोड़ोगे, जैसे मैंने कहा राम एंड श्याम, अब राम एंड श्याम के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? तो कुछ बड़े लोग बड़े प्यार से बोलेंगे सर इज का यूज करेंगे, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि इज का यूज नहीं होगा, क्योंकि राम एंड श्याम एक व्यक्ति नहीं 2 व्यक्ति है, और एक से अधिक का बोध होने पर वो एक प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग आर का यूज करते हैं।
तो आपका प्यार वाला जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। और उसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये तो पहला स्टेप हम लोगों ने चेक किया सही सब्जेक्ट के साथ सही वर्ब को। अब आप ये बताइए कि इस स्ट्रक्चर में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और किस चीज़ों को आप ध्यान में रखकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या आपने गैस कर लिया? मुझे मालूम था आप लोग नहीं कर पाओगे। यदि कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर पा रहे हो तो जो मैं बता रहा हूँ उस बात को ध्यान से सुने। इस इज एम आर के बाद आने वाले वर्ब पे केयर करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे ट्रिक के रूप में दे रखा है ना। जहाँ कहीं भी आप स्टेटमेंट में, चाहे वो कॉमन एरर का हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का हो, फिल इन द ब्लैंक्स का हो, क्लोज टेस्ट का हो या एक्टिव पैसिव का हो, यदि ऑप्शंस में आपको इज एम आर के बाद बी या बिन मिले तो समझ जाइए वहीं पे गलती है। उसको सुधार कर आपको क्या करना होगा, बिंग का यूज करना है, क्योंकि इज एम आर के बाद हमेशा बी ई आई एन जी बिंग का यूज किया जाता है, ना कि बी ई बी या बी डबल ई एन बिन का। आप यदि करते हो तो वो 100% इनकरेक्ट करते हो। ठीक है, और द थर्ड thing you have to check here is that wherever you find being in the statement you have to third form of the verb। जहाँ कहीं भी आपको सेंटेंस में being दिखता है उस being के बाद verb का हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। यदि आप verb के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म को यूज करते हैं तो वो 100% इनकरेक्ट होता है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर्स में हम लोगों ने तीन चीज़ों को ध्यान रखा, और यदि ये तीन चीज़ों को ध्यान रखा तो एक भी क्वेश्चंस वो कॉमन एरर का हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का हो, फिल इन द ब्लैंक्स का हो, क्लोज टेस्ट का हो या एक्टिव पैसिव का हो, एक भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड यदि एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाए तो आपका नहीं छूटेगा। आपको यकीन ना हो तो आप सेट प्रैक्टिस में जाइए, प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसको बनाने की कोशिश कीजिए, और 100% वो आपसे सॉल्व होगा। ठीक है, और V3 का जो है चौथा और आखिरी फॉर्म आपको इसमें चेक कर लेना। V3 का करेक्ट फॉर्म चेक कर लीजिए कि वो सही दिया गया है कि गलत दिया गया है। यदि गलत दिया गया है तो वो भी आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि आपके बिट का V3 क्या होता है। जिन लोगों ने याद किया वो तो कहेंगे सर बिटन होता है V3 फॉर्म, लेकिन एग्जामिनेशन में बिट का V3 क्या दे देता है, बिटेड दे देता है, जो कि गलत है। इसका V3 क्या होता है, बिटेन होता है। तो करने का मतलब हमारा ये है कि V3 का करेक्ट फॉर्म आपको चेक कर लेना है कि वो सही है कि गलत है। बहुत सारे वर्ब फॉर्म ऐसे होते हैं जिसका V1, V2, V3 तीनों फॉर्म जो होते हैं सेम होते हैं, जबकि उसमें एरर में ईडी लगाकर दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके सामने ये हट दिया गया है और मैं आपसे पूछूं कि हट का V3 क्या होगा, तो आप बड़े प्यार से बोलोगे कि हट का V3 हर्टेड होता है, लेकिन ये आपका प्यार वाला आंसर फिर से गलत हो जाता है, और हट का V3 हमारा क्या होता है, हट ही होता है ना। V1, V2, V3 ये तीनों हमारा क्या होता है, सेम फॉर्म होता है। यदि आप हर्टेड यूज करते हो तो ये 100% इनकरेक्ट होता है। तो इसलिए आपको प्यार वाले आंसर से काफ़ी हद तक के बचना होगा। यदि आप एग्जामिनेशंस में रिजल्ट चाहते हैं तो मैं क्वालिफाई होने की गारंटी नहीं लेता हूँ, मैं डायरेक्ट रिजल्ट दिलवाने की गारंटी लेता हूँ। जब आप सही से पढ़ते हो तो रिजल्ट होना ही होना है, और किस्मत के भरोसे आप नहीं बैठ सकते हो मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि किस्मत जो है ना इंसान को कभी जीने नहीं देता है। आप खुद को तो खुश कर सकते हो कि हमारे किस्मत में इससे बढ़िया जॉब है, लेकिन कहीं ना कहीं आप तो गलती करते हो। इसकी वजह से आप छोटे मोटे जॉब को भी नहीं कर पाते हो। किसी भी चीज़ को छोटा मत समझो। आपका शत्रु हमेशा आपसे बलवान होता है, और ये आपके लिए शत्रु है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सारे अस्त्र शस्त्र का ज्ञान चलाने का होना चाहिए, तभी आप किसी भी शत्रु से निपट सकते हो। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जीवन में तरक्की के लिए आपको सबसे बढ़िया मित्र आपका मेहनत होता है। यदि आप
मेहनत नहीं कर सकते हैं तो जीवन में आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो मेरे प्यारे दोस्त, है ना। तो आइए, यहाँ तक तो हम लोगों ने समझ लिया कि एग्जामिनेशन में किन किन चीज़ों को चेक करके कॉमन एरर, सेंटेंस स्टेटमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, एक्टिव पैसिव जैसे क्वेश्चंस में निपुणता हासिल किया जा सकता है। अब आइए, यदि एग्जामिनेशंस में आपका एक्टिव से पैसिव बनाने आ जाता है तो किस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर पाते हो। देखिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक्टिव स्ट्रक्चर्स को पढ़ाया था और आज उसी का ये पैसिव स्ट्रक्चर्स है। और मैंने एक्टिव का कुछ एग्जाम्पल भी ले रखा है, सब्जेक्ट, इज, V4 और ये है ऑब्जेक्ट। ये क्या है, सब्जेक्ट, इज, V4 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। एक्टिव में हमारा स्ट्रक्चर क्या पढ़ा था हम लोगों ने, सब्जेक्ट, इज, MR, V4 प्लस ऑब्जेक्ट पढ़ा था, है ना। अब यहाँ देखिए, इस अस को जो ऑब्जेक्ट है सेंटेंस के शुरू में लाने पर ये क्या बन जाता है, हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। अवस का सब्जेक्ट क्या होता है, बी। अब बी जैसे ही आया उसको आप क्या कीजिए, इस पैसिव स्ट्रक्चर पर बैठा दीजिए। बी के साथ किस प्रकार के वर्ब का यूज करेंगे, जी हाँ, देखिए आप डायग्राम में मैंने दे रखा, बी के साथ आर का यूज किया जाता है, तो हम लोगों ने आर लगा दिया है। फिर आप ये देखिए, इस आर के बाद किस प्रकार का यूज करना है, बिंग। यदि एग्जामिनेशन में इस बिंग की जगह आपको बी या बीडोलियन बिन लिखा हुआ मिलेगा तो उस ऑप्शन को आप सबसे पहले कर दें, है ना। अब इस बिंग के बाद किस प्रकार का वर्ब चाहिए, आप यहाँ भी देख सकते हैं, इस बिंग के बाद हमेशा V3 चाहिए। तो टीच का V3 हम लोगों ने क्या याद किया है, जी हाँ, टीच का V3 होता है टॉट, तो हम लोगों ने टॉट लिख दिया। अब यहाँ क्या चाहिए, बाई लगा दीजिए और ही को वहाँ ले जाएंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा हिम। ही का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, हिम, ठीक है। अब इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 2 देखें हम लोग, यहाँ दे रखा है सी, जो कि एक सब्जेक्ट है, ये इज हेल्पिंग वर्ब है, ये V4 है और इट क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसको पैसिव बनाने के लिए हम वही फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको सेंटेंस के शुरू में लाकर सब्जेक्ट बना देंगे, तो इट बन गया सब्जेक्ट। और इस इट के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, इज का यूज करते हैं, इज लगा देंगे। इसके बाद बिंग लगा हुआ है, बिंग लगा दें। इसके बाद V3 चाहिए, तो डू का V3 क्या होता है, डन होता है, V3 बन गया। इसके बाद क्या चाहिए, बाई चाहिए, तो हमने बाई लगा दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, तो सी को सेंटेंस के अंत में ले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है, ये हर मैंने बना दिया। इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, हमारे सामने सब्जेक्ट आर, V4 और ऑब्जेक्ट, है ना। तो इस ऑब्जेक्ट को सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब बुक्स, यहाँ अभी ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस के शुरू में आ गया तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। नॉन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है। मैंने इसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव स्ट्रक्चर्स में इन सारे नियम को बतला रखा है। जिन लोगों भी ने हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है, वो मैंने सारा वीडियो को प्लेलिस्ट में भी डाल दिया है, ठीक है। बुक्स, अब यहाँ ये बन गया सब्जेक्ट। अब बुक्स एक कैसा प्रकार का सब्जेक्ट है, तो ये बुक्स जो है एक पुलर प्रकार का सब्जेक्ट है, तो बुक्स के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे, आर लगा दिया गया। इस आर के बाद क्या चाहिए, बिंग चाहिए, बिंग लगा दिया गया। इसके बाद क्या चाहिए, V3 चाहिए, तो टीयर का V3 क्या होता है, जी हाँ, टीयर का V3 होता है टर्न, है ना। यहाँ बाई लगा दे, बाई लग गया, और दे को हम लोग लास्ट में ले जाएंगे, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में क्या बनेगा, देम बनेगा, है ना। तो इस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, इस क्लास में हमने सीखा कि किस सब्जेक्ट के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है ना। दूसरा चीज़ हमने ये सीखा कि इज MR के बाद हमेशा बिंग का यूज किया जाता है, बी या बिन का यूज नहीं किया जाता है। और बिंग जहाँ कहीं भी आता है उसके बाद हमेशा V3 का यूज किया जाता है, V1, V2, V4, V5 का यूज नहीं किया जाता है। और साथ ही हमने एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम को भी सीखा। अगले वीडियो में मैं आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव स्ट्रक्चर लेकर आऊँगा, और मैं जैसा कि वादा आपसे किया हूँ कि एक भी क्लास आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।